नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। उत्तराखंड की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। देहरादून स्थित उत्तराखंड लोक भवन में 27 फरवरी से 1 मार्च तक 3 दिवसीय वसंतोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव की थीम फ्लोरल हीलिंग नेचर पाथ टू वेल बीइंग रखी गई है, जिसमें प्रकृति और पुष्पों के माध्यम से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण को पारदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष भोजपत्र के संस्करण और औद्योगिक पहली बार हाइड्रोपोनिक का भी इसमें आयोजन किया गया है। नेचर का और नेचर के ऊपर में जो हमको विश्वास है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। एंड एवरीवन इज एक्साइटेड टू गो थ्रू दिस 3 ब्यूटीफुल डेज अहेड ऑफ अस। और मेरी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप इस संदेश को पूरी मानवता नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान कांग्रेस के शर्टलेस विरोध प्रदर्शन ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने देश की इमेज को खराब करने की साजिश रची है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मुद्दे पर तीखा बयान दिया। आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस का यह विरोध देश के सम्मान पर सीधा हमला है और अब कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि देश विरोधी सोच का प्रतीक बन चुकी है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से नाटकीय प्रदर्शन कर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास बेहद शर्मनाक है। यह सिर्फ विरोध नहीं है बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है। कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि देश विरोधी एक सोच का प्रतीक बनती जा रही है। जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी, आर्थिकी और सामरिक शक्ति को मान रहा है, तब कांग्रेस भ्रम, नकारात्मकता, झूठा अफवाह का एजेंडा चला रही है। व्यापार समझौतों पर झूठ फैलाना हो या हमारे सैनिकों के द्वारा जो सेना ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर हो या गलवान के वीर जवानों के पराक्रम पर सवाल उठाना हो, ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि देश के मनोबल पर हमला है, देश के सैनिकों का अपमान है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर हरिद्वार पहुंचकर एक अहम बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कुंभ के करीब 227 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सीसीआर भवन में कुंभ मेला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कुंभ कार्यों की समीक्षा की गई। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में प्रस्तावित विधानसभा बजट सत्र से पहले धामी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी जिले के रांसी पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न जिलों से आए जनप्रतिनिधियों, किसानों, उद्यमियों, महिला समूहों, पर्यटन कारोबारियों और अन्य हितधारकों से संवाद किया है। करीब 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव सरकार को सौंपे, जिनके आधार पर वित्तीय वर्ष 2026 के 26-27 का बजट पेश किया जाएगा, ताकि समावेशी और जनहितकारी बजट तैयार किया जा सके। देखिए, ये कार्यक्रम हम लोग हर बार करते हैं, वैसे अलग अलग स्थानों पर। इस बार अभी तक कई स्थानों पर हो चुका है। 2 बड़े कार्यक्रम मंडल स्तर पर, एक जनपद चंपावत में किया था हमने 7 फरवरी को, और दूसरा आज पौड़ी में यहाँ पर हो रहा है, जिसमें बजट प्रस्तुत होने से पहले हमारे जो विभिन्न आयामों में काम करने वाले समाज के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, व्यापारी बंधु हैं, उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, या स्वयं सहायता समूह के लोग हैं। समझता हूँ कि पौड़ी के लिए बहुत ही सुंदर अवसर रहा है कि पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पौड़ी में बजट से पूर्व ये कार्यक्रम रखा गया, संवाद कार्यक्रम रखा गया,
ताकि बजट जो आने वाला बजट है उसमें सभी जो हमारे कृषक हैं, हमारे उद्यमी हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारी महिलाएं हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, रोजगार के जो काम धंधे कर रहे हैं, उन सभी की बातें इसमें आ जाएं और उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर बजट बनाया जाएगा। तो निश्चित रूप से वो बजट जो है अपने आप में सर्वग्राही बजट होगा, सर्व जनता का बजट होगा, आम जनमानस का बजट होगा, क्योंकि सबको पूछकर जो चीज की जाती है निश्चित रूप से वो अपने आप में सही होती है और गलत कभी नहीं होती है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि विकासखंड के वीरो देवल में आयोजित मां चंडिका महावन्यथा दिवस यात्रा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने मां चंडिका मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच महायज्ञ में आहुति दी, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि 20 वर्षों बाद आयोजित ये महायज्ञ संस्कृति चेतना का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर प्रांगण और मंदिर समूह के पुरातत्व विभाग के माध्यम से पुनर्निर्माण को घोषणा की और साथ ही लाटा बाबा विद्यालय को इंटरमीडिएट स्तर तक उत्कृत करने का आश्वासन दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और आज हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी चंडिका देवी की महावन्यात में वीरों देवल बसुकेदार क्षेत्र में पहुंचे थे और यहां पर जो लोगों की लंबी मांग थी, मां चंडिका के जो प्रांगण है और जो वहां पर पौराणिक आस्था का केंद्र जितने भी मंदिर उस प्रांगण में हैं, उन मंदिरों का पुरातत्व विभाग के माध्यम से, पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से उनका सौंदर्यकरण और पुनर्निर्माण की बात यहाँ पर कही गई है, उसका उन्होंने घोषणा की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। हर साल 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को इस साल खास बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है, जिस पर बाल और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस बार महिला दिवस में 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को केंद्रित किया जाएगा, क्योंकि अब तक महिलाएं सशक्तिकरण योजनाओं में शामिल रही हैं, लेकिन अब 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए योजनाओं की समीक्षा और उनकी जरूरतों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड की उन वरिष्ठ महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य किए हैं। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है अपने आप में बहुत खास होने जा रहा है। मैं समझती हूँ कि अब तक में हमारे केंद्र बिंदु महिलाएं तो रही है, लेकिन एक एज ग्रुप, चाहे वो बालिका के रूप में हो चाहे एक महिला के रूप में हो, वो हमारे केंद्र बिंदु में रही है। लेकिन हमारी जो 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं वो हमारे केंद्र बिंदु में, उनका सशक्तिकरण या वो क्या कर रही हैं या डिपार्टमेंट क्या महिला सशक्तिकरण विभाग उनके लिए कितनी चीजें अभी तक समर्पित कर पाया है या सरकार की किन योजनाओं से वो आच्छादित हो पाई हैं या इस समय उनको 60 के बाद में उनको किन चीजों की आवश्यकता है, इसका पैरेलली समीक्षा करना। प्लस 60 वर्ष से ऊपर की हमारी उत्तराखंड की महिलाएं यदि वो बेहतरीन कर रही हैं किसी क्षेत्र में काम करी, चाहे वो फिटनेस के क्षेत्र में कर रही हो, चाहे वो स्वरोजगार के क्षेत्र में कर रही हो या सामाजिक अवेयरनेस के रूप में काम कर रही हो, वित्तीय वर्ष 2026-27 के आम बजट को लेकर धामी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों में आमजन और विभिन्न विभागों के साथ संवाद कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने ध्यान में रखकर बनाया जाएगा ये बात कही है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के समग्र विकास को गति देगा और बजट उसी दिशा में केंद्रित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के बीच में है, क्योंकि जो हमारा 9 मार्च से हमारा सत्र चलने वाला है बजट सत्र, और क्योंकि ये बजट सत्र जनता का बजट सत्र होगा, जनता के हित में होगा, इसीलिए जनता से संवाद करके माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी भावनाओं के अनुरूप हमारा बजट कैसा होना चाहिए, उत्तराखंड को बढ़ाने वाला किस प्रकार से हम आगे और विकास कार्य को गति दे सकते हैं, जनता के हित में, अपनी मातृशक्ति के हित में, युवाओं के हित में। तो अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुमाऊं में
जनसंवाद किया है इस बजट को लेकर के, और अब गढ़वाल में पौड़ी में जनसंवाद करेंगे, क्योंकि हमारा 9 मार्च को जब बजट पेश होगा तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के हित में, इस मातृशक्ति के हित में, इस प्रदेश के युवाओं के हित में, किसानों के हित में, हर वर्ग के हित में इस बजट को लाने का काम किया जाएगा। और जनता का बजट है तो जनता से पूछकर ही किया जाए, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर काम कर रहे हैं और जन भावनाओं के अनुरूप इस बजट को पेश करेंगे। और एक अलग ही बजट होगा इस बार का, मुझे लगता है कि प्रदेश की भावनाओं के अनुरूप होगा, इस प्रदेश की जो हमारी तमाम जो योजनाएं है, कार्य योजनाएं, उनके अनुरूप होगा। और योजनाओं को हम कैसे और आगे बेहतर कर सकते हैं और कैसे हम आगे लाभ दे सकते हैं जनता को, जनहित में हम कैसे लोगों के बीच में हो सकते हैं, इस बजट को लेकर के तमाम सारी जो हमारी चर्चाएं हैं उन पर विराम भी लगेगा। देहरादून में 2017 में शुरू हुई स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत चल रहे कार्यों पर विपक्ष ने पारदर्शिता को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के लिए बजट आवंटन के समय से ही अधिकारियों और नेताओं के बीच बंदरबाट की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार धरातल पर काम दिखाने और पारदर्शिता की मांग कर रही है। तो वहीं यदि बीजेपी विधायक खजानदास भी सवाल उठा रहे हैं तो ये कांग्रेस की चिंताओं की पुष्टि है। ये हम तो पहले दिन से, जिस दिन से स्मार्ट सिटी के लिए बजट अलॉट हुआ था और जिस तरह की बंदरबाट पहले ही अधिकारी और नेताओं में हो गई थी, हमने तब से ही लगातार ये कहना शुरू कर दिया था कि इस बंदरबाट को रोकिए, धरातल पर काम दिखाइए। लेकिन आज अगर भाजपा के विधायक खजानदास जी इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की उस बात की पुष्टि है कि जो हम लगातार कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों का घोटाला जो है स्मार्ट सिटी में हो गया। सड़कें खुदी हुई है और जो सड़कें बंद भी की गई है उसमें मिट्टी डाल के बंद की गई है, वो नीचे पत्थर नहीं है। अगर बारिश आएगी तो कहीं ना कहीं देखो, आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले कर में आपको गाड़ियों, चाय आ गई है। हाँ, अमित शाह हरिद्वार आ रहे हैं। हाँ, अग्निवीर योजना के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय से एक जन जागरूकता गाड़ी रवाना की है। आपको बता दें कि इस अभियान का नेतृत्व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने किया। इस दौरान करण महरा ने केंद्र सरकार पर देश की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है। देखिए, लगातार सीमाओं से गलत खबरें आ रही हैं। चाइना ने काफी अंदर तक इन्फिल्ट्रेट किया है, हमारी धरती पे गांव बसा लिया है। और ऐसे समय में जब देश कमजोर हो रहा है, उस समय आर्म फोर्सेस को कमजोर कराया जा रहा है। ये जो अग्निवीर योजना है इसने बहुत नुकसान किया है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि पलायन बढ़ेगा। अभी तो जो मनी ऑर्डर आता था कैप्टन साहब का, ऑनररी कैप्टन साहब का, मेजर साहब का, सूबेदार साहब का, नायक साहब का, उससे गांव की इकोनॉमी चलती थी। अब गांव में सूबेदारणी और नायक साहब की घरवाली नहीं मिलेगी। और इसको समय रहते भापते हुए हम चाह रहे हैं कि इसके विरोध में लोग हों और सरकार मजबूर हो पुरानी व्यवस्था को लागू करें। उत्तराखंड के गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में आगामी 9 मार्च से 13 मार्च तक बजट सत्र आयोजित होना है। लेकिन उससे पहले ही एक बार फिर से सत्र पर ठंड हावी हो गई है, जिस पर बीजेपी विधायक दिलीप रावत का साफ कहना है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक ठंड और अव्यवस्थाएं हावी हैं। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि किसी प्रकार के कोई बहाने करते हैं, क्योंकि जब उत्तराखंड हमने लिया और उत्तराखंड का आंदोलन जब हुआ, मातृशक्ति ने इस उत्तराखंड को लेने का काम किया और ये प्रदेश की जन जन की भावनाओं के अनुरूप है। हमारा उत्तराखंड जब बना तो गैरसैंण हमारे सपनों की राजधानी है और उस राजधानी को बनाने के लिए मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता ने अपना योगदान दिया है और अहम भूमिका निभाई है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी जनप्रतिनिधि कोई बहाना करता है वहां जाने के लिए, क्योंकि सभी पहाड़ी क्षेत्र से हमारे विधायक लोग आते हैं। मेरा तो स्पष्ट कहना है कि भराड़ीसैंण में जहां पर सिलेक्शन हुआ है उसको बनाने का, चयन हुआ है विधानसभा बनाने का, वास्तव में उस समय वो बुद्धिमत्ता का काम नहीं था। क्योंकि जहां पहली बार हमारा विधानसभा लगी, जहां टेंटों में लगी, वो जगह बहुत उचित थी और भराड़ीसैंण से बढ़िया गैरसैंण में होता तो ज्यादा उचित होता, क्योंकि वहां
मुझे लगता है कि वहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं अभी लोगों के लिए नहीं है। आपका कहना सही है कि वहाँ थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है और वहाँ ठंडा भी बहुत है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर गैरसैंण में बनता। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता बहनों की गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस और हरक सिंह रावत के बयानों पर निशाना साधते हुए दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी। आपको बता दें कि इस दौरान विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं है और पार्टी के अंतर संशय की स्थिति बनी हुई है। देखिए, अब प्रमुख विपक्षी दल है
अब ये तो कहेंगे नहीं हम हार रहे हैं, लेकिन मैं हरक सिंह जी का बयान सुन रहा था, उनसे किसी ने पूछा कि क्या आप 2027 में आ रहे हैं, तो कई बार वो बहुत खुलकर और सही भी बोलते हैं। उन्होंने कहा भी हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। एक बयान में ये भी आया था कि उन्होंने कहा साहब हमारा संगठन अभी उतना मजबूत नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक स्पेस उन्होंने दिया हुआ है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने व्यवस्थाएं तेज कर दी हैं। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने जानकारी दी कि सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठकें पूरी कर ली गई हैं और मांगे गए बजट के अनुसार धनराशि जारी कर दी गई है। मुख्य धाम वाले जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी को 3-3 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो वहीं जहां श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके, रजिस्ट्रेशन व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन स्तर पर जल्द बैठक होगी, जिससे यात्रा संचालन सुचारू और सुरक्षित बनाया जा सके। इसमें देखिए जितने डीएम्स हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है और आगामी चारधाम यात्रा के लिए जो तैयारियां होनी है उसके लिए जितना भी बजट उनको चाहिए था, जो डिमांड की थी, तो उस हिसाब से हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट को अपना बजट रिलीज कर दिया है, जिसमें मेन आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, तो उनको 3-3 करोड़ रुपए इनिशियली हम लोगों ने रिलीज कर दिए हैं। वैसे डीएम हरिद्वार और डीएम देहरादून और टेहरी, इनको 1-1 करोड़ रुपए हमने रिलीज किए हैं और जैसा निर्देश हम लोग को मिलेगा उस हिसाब से हम लोग आगे इसकी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के देहरादून मसूरी मार्ग पर बन रहे रोपवे प्रोजेक्ट ने तेजी से प्रगति की है और ये भारत का सबसे लंबा पैसेंजर रोपवे बनेगा, जिस पर जानकारी देते हुए पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि 26 टावरों के फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है और पिलर्स का इरेक्शन जारी है। जो टारगेट दिया गया उनको, उस हिसाब से वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो टोटल देहरादून से लेकर मसूरी के बीच में लगभग 26 टावर्स लगने हैं, तो फाउंडेशन का काम उनका पूरा हो चुका है। अब उसमें इलेक्शन की कार्रवाई चल रही है, जो पिलर्स वगैरह उनके आने थे वो समय से पहुंच चुके हैं। वैसे दिसंबर 2026 तक इसको पूरा किया जाना, मुझे लगता है तो उससे पहले भी हम पूरा कर लेंगे। किस तरह से होगी व्यवस्था, किस तरह से होगी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसी मार्ग से भेजा जाए? इसमें देखिए जो ट्रैफिक जैम की स्थिति रहती है तो उसके लिए आपको काफी अच्छा समाधान मिल सकता है और जिस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है तो रोपवे आपका दोनों डायरेक्शन में चलेगा। तो पर पर्सन पर आवर अगर आप देखेंगे तो 500 से ज्यादा लोग को पर आवर वो ले जाएगा, तो दोनों डायरेक्शन में। तो उस हिसाब से ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए खासकर देहरादून शहर के लिए और मसूरी के लिए काफी अच्छा रहेगा। और जब चारधाम की यात्रा चलती उस समय जो ट्रैफिक जैम की स्थिति है उससे भी काफी निजात मिल जाएगी। वैकल्पिक मार्ग की भी बात चल रही है उसको, वो पुरकुल से वहां तक जहां पे लोअर टर्मिनल बनना है तो वहां पे आपके वैकल्पिक मार्ग के संबंध में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कार्रवाई चल रही है और इसमें इनका डीपीआर वगैरह पूरा बन चुका है और फॉरेस्ट से वगैरह क्लियरेंस वगैरह भी इनको मिल चुका है, सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है और अग्रिम कार्रवाई उनकी लंबित है। कब तक हम लोग मान के चलें कि ये रोपवे और ये दोनों काम ये दोनों काम, जैसे रोपवे का काम आपका 2026 तक पूरा होना है दिसंबर, तो उससे पहले ये भी पूरा कर लेंगे। और बहुत मंगलौर के गुड़ मंडी में भारतीय किसान यूनियन और ऊर्जा निगम के अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। मुख्य मुद्दा खेती के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराने और बिजली चोरी के नाम पर किसानों के उत्पीड़न को रोकने का रहा। किसान नेताओं ने मांग रखी कि कृषि कार्य के लिए बिजली दर 1 रुपए प्रति यूनिट तय की जाए। उनका कहना है कि बढ़ती लागत के चलते खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। देखिए अभी 6 फरवरी को हमारा
भारतीय किसान यूनियन का एक धरना प्रदर्शन एसडीएम कार्यालय रुड़की पर कराया गया था। वहां हमारी गन्ने संबंधित समस्याएं थी, बिजली की समस्याएं थी और जो तहसील स्तर की समस्याएं थी, तो कुछ का तो वहां समाधान हो गया था। तो बिजली की जो हमारी ज्यादातर समस्याएं थी, जिस तरीके से बिजली विभाग के द्वारा क्षेत्र में 100 पुलिस वाले 20-20, 30-30 गाड़ी लेकर आतंकवादियों की तरह किसान और मजदूरों के घरों पर छापे मारे जा रात के अंधेरे में, हमने उसका विरोध करा था। हमने कहा उसका एक तरीका होना चाहिए, तरीके में जाओ। इस तरीके से आप क्षेत्र में जो दहशत फैला रहे, दहशत का माहौल बना रहे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होने के कारण यहाँ के किसानों को बिजली फ्री दी जा और ट्वेल की बिजली 1 रुपया यूनिट दी जा। तो ये हमारे सब बिजली के संबंधित मामले हैं। इनका अगर समाधान, आज समाधान के लिए बैठे, अगर समाधान नहीं होगा तो हमारा संघर्ष फिर जारी रहेगा। देखिए 6 फरवरी को जो है हमारे किसान भाई ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के पास जो आए थे और उस समय जो है ये एक मांग उठी थी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब के सामने कि एक बार जो है हमारे क्षेत्र में भी आके इस तरह की कैंप उनके मतलब लोगों की समस्याओं को सुना जाए। तो चूंकि हमारे जो है चौधरी साहब ने ये कहा था, एक अपेक्षा की थी कि हम लोग आए, तो उस दिन ये तारीख डिसाइड हो गई थी कि 19 फरवरी को हम लोग जो है गुड़ मंडी मंगलौर में बैठेंगे और जो भी हमारे किसान भाइयों की समस्या होगी इस पर विचार विमर्श करेंगे और कोई समाधान इस तरफ निकालेंगे। तो उसी क्रम में आज जो है ये चर्चा और जो है ये बैठक। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो पहली बीडीसी बैठक थी हमारी, इसमें लोक निर्माण विभाग के जो एक्शन थे वो नहीं पहुंचे, इसलिए सदन के माध्यम से जो भी उनके विभाग से प्रतिनिधित्व करने के लिए आया था उनको हम सदन से हमने बाहर किया। और निश्चित ही इस प्रकार की जो पहल है, क्योंकि बीडीसी का जो बीडीसी बैठक होती है वो 3 माही या 6 माही अवसर पर होती है और निश्चित ही इसमें जो विभागों के हैं उनके उच्च अधिकारियों ने इस बैठक में पहुंचना चाहिए ताकि वो अपने जो उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं उन सवाल जवाबों का। आज विकासखंड देवाल की पहली बीडीसी की बैठक थी और जिसमें हमारे मुख्य विकास अधिकारी, हमारे देवाल विकासखंड के प्रमुख आदरणीय श्री तेजपाल सिंह रावत जी और तमाम विभागीय अधिकारी, हमारे जिला पंचायत के सदस्यगण, हमारे ज्येष्ठ प्रमुख और निष्ठ प्रमुख और तमाम प्रधानगण और क्षेत्र पंचायत के सम्मानित सदस्यगण आए थे। दूसरे में जो यहाँ पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर ऑर्थो